पाकिस्तान की काबीना ने अभी हाल ही में एक मीटिंग की है जिसमें इस बात का जायज़ा लिया गया कि टीटीपी के साथ क्या मुआहदे किए जाएं। टीटीपी के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया हो, और वो दोनों मिल के भी बातचीत करते रहते हैं। और ये टीटीपी और तालिबान और दाइश के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी पैराडाइम के इर्द गिर्द घूमते हैं। यूँ लगता है कि अरसा दराज से पाकिस्तान एक क्लाइंटेल स्टेट है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और सारा जो पैराडाइम है पाकिस्तान का उन्हीं मामलात के इर्द गिर्द घूमता है। 250 बिलियन पॉपुलेशन का ये जो देश है, 2 से 10 बिलियन डॉलर के लिए हाथ फैला रहा है दुनिया के आगे। तो क्या यही पाकिस्तान का मुकद्दर रहेगा? यह है आज का मौजू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी साहब के साथ। इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे भारत में जो अभी ब्लास्फेमी लॉज के सिलसिले में जो बातचीत हो रही है वो क्या सूरत हाल है। ये सब बातें आज के शो का हिस्सा हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वाशिंगटन से कामरान बुखारी साहब। सर वेलकम, खुश आमदेद। मैंने सिक्योरिटी पैराडाइम से बातचीत शुरू की। लगता है कि पाकिस्तान अरसा दराज से कोई क्लाइंटेल स्टेट है अमेरिकन के लिए, मिडल ईस्ट के लिए, खुद अपने लिए, और सिक्योरिटी के पैराडाइम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं और आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का मामला पहले सोवियत यूनियन के ज़माने में और फिर वॉर ऑन टेरर के ज़माने में और अब नई सूरत हाल के ज़माने में पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। मगर इसी की बुनियाद पर कामरान साहब पाकिस्तान की इकॉनमी भी चलती रही। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी, आपने सही फरमाया ताहिर साहब। देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस सिक्योरिटी पैराडाइम का फंक्शन रही है। तो आपने तो ज़ियाउल हक का और मुशर्रफ दौर का जो ना जिक्र किया, मैं तो अयूब खान को भी इसमें शामिल कर लूँ। तो वो जो तीनों अदवार हैं उसमें बेइंतहा पैसा बाहर से पाकिस्तान में आया, अमेरिका की जानिब से आया। और पहले दो अदवार यानी अयूब खान का और जनरल ज़िया के अदवार में तो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो कोल्ड वॉर की लॉजिक थी उसके तहत पाकिस्तान को इमदाद मिली। और जो भी तरक्की हुई पाकिस्तान के अंदर, एक तो फौजी हुकूमतों के मातहत हुई, और फौजी हुकूमतों के मातहत जो है जिस तरीके से फिर वो तरक्की होती है, गो के बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में आज भी रोमांटिसाइज करते हैं अपना अयूब खान के दौर के बारे में कि जी बड़ी तरक्की हुई थी, ये हुआ था। लेकिन जिसको जो है वो लिटरेचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं या कोई एक पायदार पॉलिटिकल इकोनॉमी का जिसको हम जो है रेफरेंस करते हैं, वो तो नहीं हुई ना। फिर मुशर्रफ दौर में तो चले वो एक तरह से वो रिवर्स वेव थी कि जो कोल्ड वॉर के ज़माने में जो अपना क्रीचर्स जो हैं वो पैदा हुए थे लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के तहत, जो सोवियत यूनियन को शिकस्त देने में जिन एक्टर्स को हमने जो है वो प्रोड्यूस किया, यानी जिहादी और इस्लामिस्ट और इस तरह के जितने कैरेक्टर्स जो एम्पावर हुए, फिर उनके खिलाफ हमने 20 साल लगा दिए। तो उसमें भी पाकिस्तान जो है कि इकोनॉमी इसी बात पे थी कि पाकिस्तान को बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स के, यानी हम बकौल क्या मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो एक वाहिद तो अपना सोर्स नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन एक न्यूयॉर्क टाइम्स की बहुत बड़ी रिपोर्ट थी कुछ साल पहले कि अमेरिका की जानिब से मुशर्रफ इंतज़ामिया को $20 बिलियन दिए गए थे। तो वो सवाल ही उठता है कि वैसे तो हम अयूब खान के दौर के बारे में भी कह सकते हैं कि भाई कहाँ गए पैसे, तो फिर हम जवाब मिलेगा कि जी तरबेला डैम बन गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर ज़ियाउल हक के दौर में जो पैसे आए थे वो कहाँ गए, तो उसके बारे में तो बहुत ही कम ट्रांसपेरेंसी है। और फिर मुशर्रफ इंतज़ामिया के दौर में जो पैसे आए फिर वो कहाँ गए, तो वो भी एक मिक्स्ड बैग है। तो वी कैन कीप गोइंग एंड ट्राइंग टू डू अ पोस्टमार्टम, लेकिन रियलिटी ये है कि वो एक स्पाइक आती है इकोनॉमी के अंदर, और जब वो दौर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है तो जिसको हम मतलब इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की ज़बान में मार्केट करेक्शन कहते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस होता है। तो रियलिटी चेक हम उसको कह सकते हैं, एक रियलिटी का डोज मिलता है कि अच्छा भाई वो जो बबल में हम रह रहे थे, बहुत पैसे की रेल पेल थी, तो वो अचानक जब वो नहीं होती
तो फिर आपको पता चलता है कि ओ यहाँ तो लोड शेडिंग भी हो रही है, ये तो इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, ये तो ग्रोथ रेट जो है आर्टिफिशियल था। तो क्योंकि इनफ्लक्स ऑफ पैसा था, तो जाहिर है उसके मतलब अगर आप सिस्टम के अंदर किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर अगर आप पैसा डालेंगे तो वहां पे हलचल तो होगी, जीडीपी ग्रोथ तो होगी। फिर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो इटसेल्फ एक बड़े मिसलीडिंग किस्म का जो है इंडिकेटर है ऑन इट्स ओन। अगर सिर्फ आप उसके ऊपर करेंगे तो आप बस इस चीज का आदाद शुमार लगा सकते हैं कि आपके पास आपकी इकोनॉमी जो है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। लेकिन वो उसके अलावा भी तो इंडिकेटर्स है ना कि भाई आपकी अपना आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहाँ पर बैठे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो इज ए फंक्शन ऑफ सरप्लस इनकम। सरप्लस इनकम इज अ फंक्शन ऑफ ट्रेड, और ट्रेड में अगर आपके इंपोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, जो कि पाकिस्तान के केस में जो है एक जो है वो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, तो देन यू आर नॉट गोना हैव रिजर्व्स, इन फैक्ट यू गोना टैप इनटू योर रिजर्व्स। और ये मतलब एक तो एक रियासत का जो इकोनॉमिक हाल है, ये तो मतलब इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल या किसी खानदान की, कि अगर आपकी आमदनी नहीं है और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं तो फिर कुछ अरसे के बाद क्या होगा। कि इसकी मिसाल जो है वो आसान जबान में ये है कि अगर आपका पूरे का पूरा घराना क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड जब मैक्स हो गया तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहा। तो आई थिंक इट्स अ सिमिलर सिचुएशन, और कोई वायबल पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं बन पाई, और उसकी वजह यही है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट बिन द फोकस। इकोनॉमिक्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक सेकेंडरी फोकस रहा है, और अगर फोकस रहा भी है तो इस वजह से है कि भाई इकोनॉमी अच्छी हो बिकॉज वी वांट टू डू एक्स वाई जी, बिकॉज वी वांट टू लिबरेट कश्मीर फ्रॉम इंडिया, बिकॉज वी वांट अ फ्रेंडली गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, बिकॉज जो है हमें इजी वे आउट चाहिए, और हमारी जो फहम है वो इस चीज़ की है, मैं शराफिया की बात कर रहा हूँ, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखो, पैसा बहुत मिलेगा। लेकिन आप पैसा जनरेट करने के जो जराए हैं जो मुल्क के अंदर है, यानी आपकी इंडस्ट्री है, आपकी एग्रीकल्चर है, आपकी सर्विसेज अपना सेक्टर है, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये देयर इज अ रीजन कि पाकिस्तान जो आज जिस नहज पे है, कि जैसे आपने जिक्र किया कि $250 बिलियन पॉपुलेशन का मुल्क 7-8 बिलियन के लिए हाथ फैला रहा है सर्वाइवल के लिए, कि जहां पर जो है जो इस वक्त सारी जो पॉलिसी मेकिंग चल रही है शहबाज शरीफ इंतजामिया की, वो इस चीज़ के ऊपर है कि किसी ना किसी तरीके से अवाम के जो गुस्सा है उससे भी बच जाएं, और IMF को भी सेटिस्फाई कर लें, क्योंकि IMF फिर हमें कुछ पैसे देगा, और अगर पैसे वो कम भी हैं तो कम से कम वो डील हो जाएगी, तो सऊदीज को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वो भी फिर हमें पैसा दे दें, कतर भी हमें पैसा दे दे, UAE, चाइना, जिधर से भी हमें मिल सकता है हमें मिले। तो वो मतलब 75 साल के बाद दिस इज व्हाट वी हैव टू शो फॉर। सो दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और इसकी तब्दीली के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान जो है, जैसे आपने जिक्र किया शुरू में, कि इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट, इट्स अ स्टेट दैट इज नॉर्मल स्टेट की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि वो एक ऐसी रियासत है कि जो अपनी इकोनॉमी पे फोकस करती है। क्या नॉर्मल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके कोई मसाइल नहीं हैं, आपके यहाँ लसानी मसाइल नहीं हैं, आपके यहाँ अपना रूल ऑफ लॉ के इश्यूज नहीं हैं, आपके यहाँ इंतहा पसंदी नहीं है। वो सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं अगर आपकी रियासत जो इकोनॉमिक जो फाउंडेशन है वो कम से कम किसी हद तक पायदार हो। फिर ये साइड के इश्यूज जो हैं ये चलते रहते हैं और आप इनको डील कर पाते हैं। क्या भारत के अंदर जो है वो इंतहा पसंदी नहीं है? क्या आप शो से पहले आपके साथ बांग्लादेश के ऊपर बात हो रही थी, आपने उनके रिजर्व्स का जिक्र किया, क्या वहां ये मसाइल नहीं है? हैं।
लेकिन कम से कम इकोनॉमिक जो फाउंडेशंस हैं वो उनकी बुनियाद जो है वो ठोस है। और जाहिर है मतलब तमाम मसाइल तो हल नहीं हो रहे, लेकिन you're not on the verge of collapse ना। पाकिस्तान में एक परसेप्शन आज भी यही है कि अमेरिका के साथ तल्लुकात ठीक कर लें तो पैसे आ जाएंगे। पैसे आ ही जाएंगे थोड़े बहुत, मगर वो पैसे हल तो नहीं है। पाकिस्तान जो 250 बिलियन लोगों का मुल्क है, उसको 7-8 बिलियन पे इक्तफा कर लेना यही तो मुनासिब नहीं है। उनसे अलग होने वाला बांग्लादेश आज 80+ बिलियन पे बैठा हुआ, यानी सरप्लस पे बैठा हुआ है। और नॉर्मलसी की जब कामरान साहब बात होती है तो मेरे नज़दीक जहाँ इकोनॉमिक फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ सोसाइटी का एक सोशल फैब्रिक भी होता है कि ठीक है आपके इख्तलाफात भी होते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म ऑन एंड ऑफ भी चलती रहती है, लेकिन आपका पूरे का पूरा पैराडाइम जो है, जैसा कि पाकिस्तान का बना हुआ है कि हम इस्लाम का किला हैं, हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, हम फ़लस्तीन कश्मीर पे भी हम कब्ज़ा कर लेंगे। ये बिहेवियर मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कामरान साहब, पाकिस्तान के पास जब कभी अमेरिका से पैसा आता था तब और बढ़ जाता था, और ये माइंडसेट अभी भी है। तो क्या आप समझते हैं कि पैसे की कमी के साथ साथ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के माइंडसेट का मसला भी कुछ है जो उसको एक नॉर्मल रियासत नहीं बनने दे रहा? जी बिल्कुल है। और इसमें देख फिर से जो है हम मतलब अब सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं there's a lot of blame to go around। तो हम ब्लेम तो बहुत सारे लोगों को किया जा सकता है ना। ब्लेम जो है मतलब मेरे और आप जैसे लोगों को भी किया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि किसी रियासत के अंदर तारीख में कभी भी उठा के देख लें तो अगर अशराफिया अगर वहां की इलीट जो है, अगर उसने लीडरशिप नहीं शो की, तो फिर जो है वहां की जो आवाम है वो कोई इलीट से हटके तो कोई बिहेवियर नहीं शो करेगा ना। तो जो अगर लीडरशिप नहीं शो की गई, अगर आपने अपने मुस्तकबिल के ऊपर, अपने सोशल डेवलपमेंट पे, अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे, अपने जो आपका जो यूथ का जो सरमाया है, अगर आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट जो है वो एक तो पैसे की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पैसा तभी आप इन्वेस्ट करेंगे जब आपके पास वो इंटेलेक्चुअल जो है वो सोच है, आप इंटेलेक्चुअली उस सतह पे हैं कि जहां ये चीज आप प्रायोरिटाइज करें कि वी डोंट नीड टू गो आफ्टर जो है अपना तालिबान को सपोर्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने नौजवानों को क्या कर रहे हैं। क्या हमारे नौजवान जो हैं उनको वो तालीम मिल रही है जो कि बाकी दुनिया के लोगों को मिल रही है? क्या उनको तालीम के बाद जो है वो रोजगार के मौके होंगे? क्या ये यूथ जो है इसकी जो एनर्जी है इसको हम बरूए कार लाके तो मुल्क को जो इस वक्त जिस लेवल पे है उससे मजीद आके ले जाने की सकत रखते हैं? क्या इन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है? तो ये नहीं दिया गया। तो जाहिर है जब ये चीज प्रायोरिटाइज नहीं की गई, एक जिसे कहते हैं कि अंग्रेजी की फिर वो इस्तिलाह है क्रिमिनल निगलेक्ट, ठीक है? तो वो अगर आपने निगलेक्ट किया क्रिमिनल लेवल तक कि आप जो है आपकी जिम्मेदारी थी, और ये मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, तमाम सियासी जमातें इसमें एक ही जगह पर हैं। वी कैन गो इन कि हाँ भाई किसको क्या मौका मिला। ये अपना किसी एक मिलिट्री लीडरशिप की मैं बात नहीं कर रहा, ये गोज बैक टू द डेज ऑफ अयूब खान। तो ये बदस्तूर जो है, ये जो सूरत हाल है ये बरकरार रही है, इसी वजह से रही है कि फर्क नहीं आया। और फिर ये है कि जाहिर है इसकी हम गहराई में भी जा सकते हैं कि फर्क क्यों नहीं आया। और मेरे नजदीक फर्क इसलिए नहीं आया क्योंकि देखें ये जो जिसको हम तरक्की या इर्तका कहते हैं किसी भी मुआशरे का, किसी भी रियासत का, वो दिहाइयों पे मुहित होता है, वो कोई अचानक नहीं हो जाता। और ये भी नहीं है कि अगर आपने 2 दिहाइयां अच्छी देखी हैं तो उसके बाद फिर आपने कहा कि अच्छा यार मैं लंच ब्रेक ले लूं
तो फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि हालात वैसे ही रहें। ये कांस्टेंट विजिलेंस जो है ना की जरूरत है। ये इस कारोबार में अगर आपने रियासत चलानी है, रियासत चलाने के लिए कांस्टेंट विजिलेंस की जरूरत है, कांस्टेंट रिजुविनेशन की जरूरत है, नए आइडियाज की जरूरत है। अगर आपके मुआशरे के अंदर आजादी से लोग सोच नहीं सकते, इजहार की बात दूर चली जाए, और अगर इजहार करते हैं तो 10 दफा सोचते हैं कि यार ये इजहार करूंगा तो कहीं मैं कोई वो जो मतलब बाउंड्री है वो क्रॉस तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये हमारे जर्नलिस्ट जो हैं ये इस चीज से गुजरते हैं। पिछले 4 साल में तो हद ही हो गई कि जो है वो जो जर्नलिज्म के साथ हशर हुआ वो सबके सामने, आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस डिटेल्स, सबको मालूम है। तो लेकिन अगर आपके लोग बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, तो कैसे क्रिएटिव होंगे? तो ये एक बुनियादी जरूरत है। तो अगर आपकी रियासत क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट नहीं करती, क्रिएटिविटी कैसे प्रोटेक्ट होती है? कि जब आप लोगों को कहते हैं कि आप जाइए और जो मतलब आपके एनर्जी है, जो भी आपके जहन के अंदर इनोवेशन है, जो भी आपके अंदर इनोवेटिव कैपेबिलिटीज हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, किसी मुआशरे के किसी तबके से ताल्लुक हो, किसी भी लसानी ग्रोह से आपका ताल्लुक हो, मुल्क के किसी कोने में भी आप हो, तो आपको आज़ादी है, आप जाइए और बताइए कि हाँ भाई क्या हो सकता है। तो फिर वो एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी फिर इकोनॉमिक्स में ट्रांसलेट होती है, वो फिर इकोनॉमिक इंजन ड्राइव करता है। लेकिन अगर आपने वो माहौल ही नहीं प्रोटेक्ट किया, अगर आपने वो मतलब दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, ये सिंपल हम बात और हम बात करते हैं पाकिस्तानी जब भी मिल बैठते हैं कि एक चीज होती है सिक्योरिटी स्टेट। तो चले सिक्योरिटी स्टेट की ही कोई देख लें, क्या सिक्योर हुआ? सिक्योरिटी का मतलब है सिक्योर होना, अपने आप को सिक्योर करना। हमारा बड़ा यूनिडायमेंशनल किस्म की सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग है, एटमोस्ट जो है ना एक ब्लैक एंड व्हाइट 2 डायमेंशनल थिंकिंग है कि देयर इज द अदर एंड देन देयर इज द सेल्फ और द अदर इज इंडिया, और हमें उससे अपने आप को बचाना है। और अगर बस हम इसी मतलब वो एक कॉजल लूप में फंसे रहें तो हम सिक्योरिटी की जो जो फुल जो उसकी जो इस्तिलाह के जो मानी है, जो उसके मैनिफेस्टेशंस हैं, हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी बिगिंस एट होम, कि आपके पास जेब में कितने पैसे हैं, मैं अपने खानदान को कैसे सिक्योर करूंगा कि अगर मेरे पास कोई जो है जराए मुआश है, मेरे पास कोई जॉब है जो मुझे हर महीने एक तनख्वाह देगी, उससे मैं अपने अखराजात पूरे करूंगा, उसके अलावा फिर मैं फ्यूचर के लिए सेव करूंगा। ठीक है ना? ये हर खानदान में मेरे में ये मतलब कहीं पे भी दुनिया में तारीख में कभी भी उठा के देखना, दिस इज हाउ इट वर्क्स। यू मैग्नीफाई दैट एंड सुपर इम्पोज दैट सेम लॉजिक ऑन अपना किसी रियासत के ऊपर, तो रियासत यही करती है ना कि आप अपने मौजूदा अखराजात पूरे कर सकें बगैर कर्जे लिए या बहुत थोड़े कर्जे लेकर, कम से कम इतने कर्जे ना ले लें कि वो मतलब आपकी जो जीडीपी है वो बेसिकली उसका बेशतर हिस्सा डेट सर्विसिंग में जा रहा है। सो ये चीज नहीं हुई तो सिक्योरिटी कैसे हुई? सिक्योरिटी थोड़ा और बेसिक हो जाते हैं। क्या आपने अपना जो मुल्क का सरमाया, सबसे बड़ा मुल्क का सरमाया उसके लोग होते हैं, बिलखसूस उसकी नौजवान नस्ल, आने वाली पीढ़ियां, क्या उनको सिक्योर किया आपने? क्या आपने मतलब अगेन किसी भी दौर को उठा के देख लें, क्या आपने उस वक्त की हुकूमत ने बेहतरीन तालीम दी कि मौके बनाए? नहीं। हमने बेहुदा एक्सपेरिमेंट जरूर किए हैं ये सोच के कि हाँ भाई हम पता नहीं क्या बन जाएंगे, क्योंकि हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। नॉर्मल स्टेट जो होता है वो आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं होता। नॉर्मल स्टेट होता है कि भाई हम इंसान हैं, हमारे मुल्क की इतनी आबादी है, उनकी ये जरूरियात है, और उन जरूरियात को पूरा करना उन लोगों का काम है जो एलीट है। यहां तक कि अगर आप एक अमराना निजाम में भी रह रहे हैं तो ये लॉजिक वही है, गो कि आप एक जमहूरी तौर पे इलेक्ट होके नहीं आए, आप अवाम की राय या उनकी पसंद नापसंद की अक्कासी नहीं करते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इवन अ पर्सन लाइक किम जोंग उन कैन नॉट सर्वाइव कि अगर उसके मुल्क
में जो है वो हालात खराब होते हैं। एक हद तक ही होगा, उसके बाद फिर आपका तख्ता उलट दिया जाता है, चाहे कोई बाहर से हो अंदर से हो। इफ यू कैन मैनेज इट, देन यूर पुश्ड असाइड। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है जो हम मतलब वी स्टिल ग्रैपलिंग विद इट 75 इयर्स ऑन। जी, आपने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये एक परसेप्शन डेवलप हो गया और ये एक हकीकत भी बन गई कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और आइडियोलॉजिकल स्टेट कोई नॉर्मल स्टेट नहीं हो सकती। और जैसा मैंने पीछे अर्ज़ किया कि ये ख्वाब कि हम फ़लस्तीन को आज़ाद कर लेंगे, करवाने में मदद दे देंगे और कश्मीर तो आज़ाद करा ही लेंगे और दुनिया में इस्लाम का किला है, यही आइडियोलॉजिकल स्टेट्स के एस्पेक्ट्स बनाए हुए हैं। मगर अंदर पाकिस्तान के एक और सबसे बड़ा माइंडसेट का जो मसला कामरान साहब मुझे नज़र आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर मीडिया हाउस दूसरे को काफिर, गद्दार और करप्ट कहता है। इमरान खान के दौर में ये मामला और बड़ा, मगर हमें फेयर होना पड़ेगा कि इमरान खान से पहले भी वही काफिर और गद्दार जो हैं वो फिर इक़्तिदार पे आते हैं, फिर जब उनको इक़्तिदार से निकाल बाहर किया जाता है फिर वो काफिर गद्दार बन जाते हैं, और जो पहले वाले उनको निकालते हैं वो ईमानदार हो जाते हैं, फिर जो ईमानदार होते हैं वो फिर काफिर और गद्दार कहलाए जाते हैं। तो ये जो एबनॉर्मेलिटी का लेवल है पैसे के मसाइल के साथ साथ, ये जो माइंडसेट का मसला है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को आज की नई जनरेशन में आप समझते हैं कोई तब्दीली का मुतकाजी करता है? जी देखें ताहिर साहब, खुद से तो तब्दीली जो है वो बहुत थोड़े पैमाने पे आती है, कुदरती तौर पे। देखिए, कोई भी सोसाइटी, कोई भी रियासत यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो उसके अंदर तरह तरह के तबकात होते हैं, बहुत सारे ऐसे तबकात होते हैं। और यहाँ मैं इकोनॉमिक तबकात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शऊर के एतबार से। और हर कोई शख्स ये जानता है कि शऊर कहीं भी आ सकता है। अगर आप एक गरीब घराने में हैं, दैट डजंट मीन आपको शऊर नहीं आएगा। वो और फैक्टर्स होते हैं, आपकी मतलब क्या ट्रजेक्टरी थी लाइफ में, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, आपने क्या पढ़ा, क्या आपको अवेयरनेस मिली, आपने मतलब क्या हालात देखे, उनको कैसे प्रोसेस किया। बहुत सारे लोग हैं वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन वो मतलब हालात को सही तरीके से वो प्रोसेस नहीं कर पाते, और इसका फिर फायदा जो है वो पॉपुलिस्ट किस्म के लीडर्स उठाते हैं और दीगर जस्ट इन जनरल सियासतदान उठाते हैं। यहाँ तक के जो मतलब ऑटोक्रेटिक जो रियासत के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, ये सब फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये सारे, दिस इज ऑल द एलीट, दिस इज द अशराफिया, इनको हम जो है उर्दू में मुक्तदर हल्के भी कहते हैं। तो शऊर तो हर जगह पे है। हमने देखा, तारीख हमारी भरी पड़ी है कि, और आयरॉनिकली, कि एक पसमानदा इलाका है बलूचिस्तान, लेकिन वहां शऊर बहुत सारी जगहों पे जो है का लेवल बहुत हाई है। इसी तरीके से जो है इसके कन्वर्स अगर आप कर लें, बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं दूसरी तरफ चले जाएं, तो पंजाब एक बहुत खुशहाल इलाका है, मतलब एक जनरल लेवल की बात कर रहा हूं। लेकिन पंजाब के अंदर ऐसे इलाके हैं कि जहां पे शऊर जो है उसका फुकदान है। उसके भी रीजंस हैं, उसमें जाए बगैर जो है, मैं जो पॉइंट बनाना चाह रहा हूं ये है कि शऊर होता है, लेकिन शऊर ऑर्गेनिकली ग्रो होता है एक लिमिटेड हद तक, और खास तौर पे कि अगर उसके रास्ते में रुकावटें डाली जाए, या कम से कम उसको पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए जो इकदामात की जरूरत है वो ना किया जाए, और चीजों पे ध्यान दिया जाए, तो फिर वो शऊर नहीं बढ़ता। तो आपके सवाल का जवाब मैं यूं दूंगा कि शऊर जो है पाकिस्तान के अंदर, उसको ग्रूम करने की जरूरत है, उसके दायरे को फैलाने की जरूरत है, उसको इनकरेज करने की जरूरत है, और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर करने की जरूरत है। यानी जबानी जमा खर्च से नहीं होगा। और शऊर जो है वो लिटरली, मतलब हम अभी देख रहे हैं, यानी मतलब इट्स नो सीक्रेट कि इमरान खान साहब की मिसाल ले लें, इनके जो सपोर्टर्स हैं
वो इतना शऊर तो रखते हैं कि जी जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वो उनके खिलाफ हैं, कि जी उनकी करप्शन है, या उन्होंने जो उनको 30-30 साल मिल गए, या जो भी है उनको हुकूमत में आए उन्होंने कुछ नहीं किया, उतना शऊर तो वो रखते हैं। लेकिन फिर शऊर की लिमिट ये है कि वो ये नहीं समझते, जहां उनकी ये क्रिटिक के अंदर जो है जायज है कि जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उन्होंने नहीं किया, किसी और को बारी मिलनी चाहिए, लेकिन दैट इज द लिमिट ऑफ शऊर। उसके बाद जो है फिर वही लोग जूं का तूं आंखें बंद करके, तो जो उनको एक नैरेटिव दिया जा रहा है टॉप से, इमरान खान और पीटीआई की जानिब से, वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, वो कूलेड वो पी जाते हैं, वो चूरन जो है वो चाट जाते हैं कि अच्छा भाई इस तरीके से तब्दीली आएगी। तो फिर आप ये जो है दिस इज द अर्बन जो है ना मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो शऊर जो है इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, लेकिन एट अ बेसिक लेवल शऊर से मुराद ये है कि आपको पता हो कि बहैसियत किसी भी मुल्क के आप सिटीजन हैं, ठीक है, और यहां हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कि आप बहैसियत एक सिटीजन के, शहरी के, आपको ये पता हो कि तब्दीली आएगी तो कैसे आएगी, हालात बेहतर होंगे तो कैसे होंगे। कोई आपको प्रॉमिस नहीं करे, आप कोई प्रॉमिस करता है तो आप उसको कॉल आउट कर सकते हैं कि नहीं यार ये तुम क्या बात कर रहे हो, कि तुम कहोगे कि अच्छा भाई मुझे अगर करोगे तो मैं ये कर दूंगा बैठ के, बजाय इसके कि आप उसको जूं का तू एक्सेप्ट कर लें, फिर उसकी तशहीर करना शुरू कर दें, जो कि मतलब जो है अब सोशल मीडिया के दौर के अंदर बहुत आसान हो गया है, एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर चीजें जो हैं वो, और जिसको हम फिर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, वो फैल जाता है, कंस्पिरेसी थीरीज फैल जाती हैं। तो वो बजाय वो करने के हम पुश बैक करें कि अच्छा यार नो वेट अ सेकंड, आप कह रहे हो कि हाँ भाई आप ये करोगे, हम ये आप बताइए कि आप कैसे होगा ये, अगर आप वादा कर रहे हो, यानी क्वेश्चनिंग द एलीट। शऊर इस चीज का नाम है कि आप कहें कि अच्छा ठीक है आप ये बात कर रहे हो, मैं तो जो है मतलब फिट आउट दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे भी तो बताइए कि मेरे कुछ सवाल हैं, मुझे बताइए कि ये जो आप कह रहे हो कि ये इस रास्ते, अगर ये हम करेंगे तो इसके ये नताइज बरामद होंगे, कैन यू वॉक मी थ्रू दैट होल कॉजल रिलेशनशिप, कि आप मुझे बता सकें कि हाँ भाई जहां हम खड़े हैं और जहां आप हमें ले जाना चाह रहे हैं उस रास्ते को हम आप मैप आउट कर सकते हैं जो कि मुझे सेंस बनाए। इसको कहते हैं शऊर। ये शऊर नहीं है पढ़ लिख जाना, डिग्रीज हासिल कर लेना इज नॉट शऊर बाय इटसेल्फ। अब हम आते हैं तालिबान की और ख़ास तौर पर टीटीपी की सूरत हाल के हवाले से जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं उसके साथ ये बात जुड़ी हुई है। गुज़िश्ता 40-50 साल से सिक्योरिटी का जो पैराडाइम है और जो स्ट्रेटजिक डेप्थ की बात पाकिस्तान में की जाती है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से की जाती है, और ये एक रियलिटी है। कामरान साहब, तालिबान से लेके आम अफ़गान तक जनरली कोई भी पाकिस्तान को अब पसंद नहीं करता। हम इसको अपना एसेट समझते रहे, वो हमें पसंद नहीं करते। अब टीटीपी से बातचीत चल रही है कि भाई आपसे कैसे बचा जाए। इसको आप कैसे देखते हैं जो अभी पार्लियामेंट का इजलास हुआ है? जी देखें, वो फिर से अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है, शायद इसलिए कि मैंने अंग्रेजी पहले सीखी थी, उर्दू बाद में सीखी थी, लेकिन अंग्रेजी का मुहावरा है कि टू मेनी कुक्स जो है उस स्पॉइल द ब्रॉथ। तो इस वक्त बहुत सारे हलके जो है वो इस मसले से वो डील कर रहे हैं, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पास है, क्योंकि तालिबान से डील करना तारीखी तौर पे उनका काम रहा है, तो वो टीटीपी के साथ कोई बातचीत करते हैं, लेकिन दे आर नॉट द ओनली वंस, ठीक है ना। फिर इसमें जो लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनते, जो सिक्योरिटी इदारों से जिनका ताल्लुक नहीं है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। इस हुकूमत को ही ले लें या इससे पहले वाली हुकूमत को ले लें, मतलब आप ये देखें कि इवन अगर आप इमरान खान साहब को ले लें, तो मैं नहीं समझता कि जो उनका व्यू पॉइंट था वो नेसेसरली फौज उसके से एग्री करती थी। फौज जो है वो इंस्ट्रूमेंटलाइज कर रही थी तालिबान को किसी तरीके से, जो है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इमरान खान साहब तो उसको एक दूसरे लेवल पे ले गए ना।
जब उन्होंने ये कहा कि देखें, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली। जब अमेरिका का इनखला हुआ और वो एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे सेलिब्रेट कर रहे थे, मीडिया में सेलिब्रेशन चल रही थी, जर्नलिस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके खतरे के घंटी भी बजा रहे थे, लेकिन देयर वर मेनी जर्नलिस्ट जो कि इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे आके, और जिनको हम जो है, जो अपने आप को एनालिस्ट भी कहते हैं। तो ये अब मसला टीटीपी का और तालिबान का इज नॉट जस्ट एन इशू ऑफ व्हाट द मिलिट्री इज डूइंग। मिलिट्री का तो लीड है ना, वो तो हमें पता ही है, लेकिन अब इसको मैनेज करने में बहुत सारे किरदार हैं। देखें, जेयूआई जो है उसका भी एक किरदार है। जेयूआई गो के जो है अमूमी तौर पे सियासी लेवल पे, अगर एक जनरल सियासी लेवल पे देखा जाए, तो वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पे पेश करती है, लेकिन हमें पता है कि उनके ताल्लुकात जो हैं तालिबान के साथ हैं। फिर इसमें मदारस भी शामिल हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से हटके होते हैं। इसमें एक आम जो है वो मौलवी हजरात जो हैं वो भी शामिल है लोकल लेवल पे। हर किसी का स्टेक है ना, क्योंकि हर कोई, ये ऐसे है कि इस ग्रिड के अंदर हर कोई वो जो है वो प्लग्ड इन है। अगर आप तालिबान को एक ग्रिड समझ लें, कि माने तसव्वुर करें, तो इसमें सियासतदान भी हैं, इसमें जो है वो एक लोकल लेवल का मौलवी भी है, इसमें बिजनेस के लोग भी हैं, इसमें जो है वो जो जिनको हम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं वो भी शामिल हैं, फौजी भी शामिल है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल है, हर कोई शामिल है इसमें, और हर कोई इसको डील करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है ना। अगर कोई जो है वो एक कंसेंसस नजर आता है, और जो हमें हर दौर में नजर आया, ये हमने मुस्लिम लीग नवाज के दौर में भी देखा है, ये हमने पीपल्स पार्टी के दौर में देखा है, यहां तक कि जो प्रोग्रेसिव अवामी नेशनल पार्टी थी, जब उनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में 2008 से लेकर 13 तक, उस जमाने में उनके साथ भी यही था कि वो ये सब जो एक्टर्स थे, और इसमें मिलिट्री को भी शामिल कर ले, तो ये वो डील बनाने के जो बात है कि जी बातचीत की जाए इन लोगों के साथ, बातचीत से मसला हल हो, ताकि जो है जो जंग की तरफ ना जाना पड़े। तो ये चीज तो हम बैक एंड फोर्थ हम देखते रहे ना, बहुत सारी डील्स बनी। तो इससे हटके तो मुझे तो नहीं नजर आता कि देयर इज एनी कंसेंसस कि इसको किस तरीके से डील किया जाए स्टेक होल्डर्स के दरमियान। बस ये एक कंसेंसस है, और ये उस चीज पे कंसेंसस है जो 12 दफा जो है वो धोखा मिला है। डील बनाई गई, उसके बाद डील तोड़ी गई, और जो मतलब जो सबसे बड़ा जो स्वात का ऑपरेशन था 2009 में जो लॉन्च हुआ था, उससे पहले डील की गई थी। यहां तक कि ये कह दिया गया था कि भाई आप जो हैं, हमें ये भी काबिल कबूल है कि आप स्वात के इलाके के अंदर, मालाकंड डिवीजन के अंदर आप अपना शरिया नाफिज कर दें। यानी वहां पे पाकिस्तान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको सस्पेंड करने की भी बात की, जो है ना, पे भी राजी हो गए थे, फिर भी नहीं मिला, क्योंकि वो दूसरी जानिब जो है इज नॉट, वो कोई आपसे टैक्टिकल डील नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपसे एक छोटी डील करके फिर मजीद अपने दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। वो जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ बेसिस जहां से वो मजीद एक्सपैंड करेंगे। इतनी सी बात समझ नहीं आती, तो आज फिर हम टीटीपी से बातचीत कर रहे हैं। आई होप, मेरी उम्मीद है, मेरी असम्पशन है कि ये जो आज डील हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि थोड़ा सांस लेने का टाइम मिल जाए। अगर ऐसा है, अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कर रही है, ठीक है, दैट्स मतलब आई कैन से कि अच्छा ठीक है, दैट मेक सेंस कि आपको थोड़ा सांस चाहिए, लेने का मौका चाहिए। इस वक्त आप टीटीपी के साथ नहीं डील कर सकते क्योंकि आपके दूसरे मसाइल आपके सामने खड़े हैं, सियासी इंतशार है, इकोनॉमिक सूरत हाल जो है बहुत ही बुरी है, कभी इतनी बुरी थी नहीं। तो चलें, अगर उसके लिए आप जो है ये थोड़ा सा टाइम बाय कर रहे हैं, आई गेट दैट, लेकिन अगर कोई ये बैठ के सोच के बैठा हुआ है
कि इन लोगों को जो है, जिनके आप ट्राई कर चुके हैं, आपने डील की, उन्होंने डील तोड़ दी कई दफा, तो अगर वो ये उम्मीद लगा के बैठे कि इसके ऊपर आप कोई इमारत खड़ी करेंगे अमन की, तो फिर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यू आर अनक्वालिफाइड फॉर योर जॉब, यू डोंट डिजर्व टू बी इन द पोजीशन दैट यू आर इन, बिकॉज आप गेज नहीं कर पा रहे खतरे को, और आप जो है आपके यू आर नॉट स्किल्ड इनफ। तो और ये मैं आई एम नॉट सेइंग दिस एज तनकीद, आई एम सेइंग कि दिस इज अ रियलिटी, लेकिन अगेन आई होप कि ये सिर्फ वक्ती तौर पे टाइम बाय करने की एक कोशिश है, क्योंकि दूसरी साइड भी यही काम कर रही है। दूसरी साइड ये नहीं कह रही कि अच्छा भाई अब हम आप पे हमला नहीं करेंगे, अब हम जो है सिर्फ कबायली इलाका जात के अंदर अपना कानून चाहते हैं, बाकी पाकिस्तान आप रखें। नहीं भाई, वो तो एमिरेट जो 2.0 अफगानिस्तान में आई है उसका डुप्लीकेट पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, और वो आपसे टाइम बाय कर रहे हैं इस वक्त। वो अगर आपसे डील कर रहे हैं तो वो उनको भी इस वक्त ये चाहिए कि उनके ऊपर हमला ना हो, जंग उनके फायदे में भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारने की बात कर रहे हैं। और जब उनको नजर आएगा कि अब उनको जरूरत नहीं है अमन कायम रखने की, सीज फायर रखने की, ट्रूस रखने की, वो उसी दिन उसको तोड़ देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, सूरत हाल इतनी ही गंभीर है। कामरान बुखारी साहब, आखिर में भारत के ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से थोड़ी सी आपकी कमेंट्री लेना चाहूँगा। देखिए, तारीख जो हमें बताती है, ब्रिटिश राज में ब्लास्फेमी लॉ भारत में इम्पोज हुआ। चूँकि भारत बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ का भी देश है, जहाँ बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज़ का देश है, तो उस वक्त के ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे कि किसी किस्म के क्लैशेस हों। लेकिन ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 1950s के बाद नए से नए लॉज आए। अब ये सूरत हाल है, अमेरिका हो, कनाडा हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, आप किसी भी मज़हब के बारे में कोई भी तनकीदी बात कर सकते हैं, फिल्में बनती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अभी कोई 10-12 साल से इस्लामोफोबिया के जो कुछ परसेप्शन डेवलप हो रहे हैं, उसमें ये एक सूरत हाल डेवलप हो रही है कि नहीं, आप इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात ना करें। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि फिर किसी के बारे में भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी सबके लिए है। लेकिन मैं जो बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने और मैंने और शायद मैंने ज़्यादा बैक होम पाकिस्तान में पढ़ा, आपने कम पढ़ा, हमने अपनी वहाँ की टेक्स्ट बुक्स में गैर मुसलमों के ख़िलाफ़ जिस तरह की लैंग्वेज पढ़ी है, और फिर हमारी अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं अमेरिका कनाडा में, जिस तरह गैर इस्लामी कम्युनिटीज़ के लिए जो बातें करते हैं, वो आपके और मेरे सामने हैं। यही हाल अनफॉर्चुनेटली भारत में है। अकबरुद्दीन अवैसी जिस तरह की लैंग्वेज बढ़ते हैं, कोई एक नहीं, वहाँ की मैंने खुद टेक्स्ट बुक्स देखी हैं, आप भी बचपन में भारत में रहे हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हम ये तो तवक्को करते हैं कि नूपुर शर्मा से ऐसी बात ना आए, लेकिन हमारे अपने अंदर जो मन के चोर हैं वो कैसे रिकंसाइल करेंगे भारत जैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स माशरे में? जी देखें, यही तो इशू है कि हम एक नेशनल दुनिया में रहते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी ने जो है दूसरे मुल्कों के अंदर जो हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस करने के मौके पैदा करती है। ये एक हकीकत है, इसके साथ हमें जीना है। तो ये कहना कि जी मुसलमान जो हैं वो यूनिफॉर्मली एक जगह पे मतलब पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, या उनको किसी एक इश्यू को एक तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, ये एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक खौफनाक किस्म का जो है ना जो एरर है वो सरजद होता है और बार बार होता है। देखें, एक हकीकत है भारत के अंदर, ये जो बीजेपी का जो राइज हुआ है और जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फरोग मिला है, उससे पहले कई दिहाइयों तक जो है एक हकीकत थी जिसके अंदर मुसलमान जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, और छोटी मोटी नहीं, इवन जब मैं वहां रहा करता था 80s की दिहाई में, तो उस वक्त भी अब मुसलमानों की आबादी कोई
120-30 मिलियन के करीब थी, अगर मुझे सही तरीके से याद हो। तो अब तो वो 200 से ज्यादा मिलियन है, यानी पाकिस्तान की आबादी कुल आबादी के बराबर है मुसलमानों के आबादी भारत के अंदर। तो वो तो इंटीग्रेटेड थे। वहां किसी किस्म का छोटा मोटा मसला था कि अच्छा भाई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब नौकरियां नहीं है, ये तो एक नॉर्मल मसाइल है ना, जो कि एक रियासत डील करती है। तो ये, और अगर रियासत जो है वो एक नॉर्मल रियासत है तो उसको वो ओवर टाइम मैनेज करती रहती है। कभी जो है ना मसाइल खड़े हो जाते हैं, कभी नहीं होते। तो वो बाय एंड लार्ज इंटीग्रेटेड थी। अब आप पाकिस्तान की जो अंदर जो इस्लाम के बारे में या गैर मुसलमानों के बारे में जो राय, जो एटीट्यूड है, अगर आप उसका फरोग जो है उसको अगर आप भारत में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, और बिलखसूस जो है कश्मीर के थ्रू करते हैं आप, क्योंकि वहां आपका एक एंगल था, तो वो फिर कश्मीर तक तो महदूद नहीं रहता ना, फिर उसका एक रिएक्शन होता है, मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से एक रिएक्शन आता है, और फिर वहां के मुसलमान जो हैं उनको ये रिस्क होता है कि वो कहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको फिफ्थ कॉलम तसव्वुर ना करने लग जाए कि भाई क्या आपकी लॉयल्टीज पाकिस्तान के साथ है या भारत के साथ है, तो आपने मुश्किलात पैदा कर दी। ठीक है, तो ये हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर मजहब जो है, मजहबी आइडेंटिटी, वो मुख्तलिफ तरीके से फरोग पाती है। और अब जो मौजूदा हालात है बीजेपी के दौर के अंदर, जहां पे जो एक हिंदू कॉन्शियसनेस, जो नेशनलिज्म है, उसको फरोग, उसको पजीराई मिल रही है, वो एक नया माहौल क्रिएट कर रहा है। ऐसे माहौल के अंदर तो और भी बहुत जरूरी है कि आप केयरफुल हों कि भाई आप जो है वो उधर तो एक तरह से पोलराइजेशन कह लें, या वो एक हिंदू रिवाइवलिज्म हो रहा है, और एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, एक ऐसे रीजनल और आलमी कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है कि जहां इस्लामिज्म को बहुत फरोग मिला है, जहां जिहादिज्म को बड़ा फरोग मिला है। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि मतलब हिंदू नेशनलिज्म जो है वो उस वक्त राइज हुआ है जबकि जो ब्रॉडर रीजनल इंटरनेशनल क्लाइमेट एनवायरनमेंट में इस्लामिज्म और जिहादिज्म फैल रहा था। इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। कुछ काम मैंने किया है, लेकिन ये है कि वो इसके ऊपर मजीद रिसर्च दरकार है। लेकिन ये जो है मैं निशानदेही कर रहा हूं इस बात की कि ये कॉन्टेक्स्ट है कि जिसके अंदर ये रूनुमा हुआ है। ऐसे माहौल के अंदर फिर बड़ा जरूरी है कि वो जो गुत्थम गुत्था की जो एक कोलिजन की स्टेट है, जो महाज आराई और कशीदगी का जो माहौल है, उससे बचने के लिए जरा रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज यूज की जाए। भाई अगर आप कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा को नहीं कहना चाहिए था, मैं इत्तेफाक करता हूं आपके साथ, नहीं कहना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनको बस सूझी एक दिन कि अच्छा यार मुझे तो आज जो है इस्लाम के प्रॉफिट को बेसिकली जो है उसके खिलाफ ब्लास्फेमी करनी है। मुझे ऐसा तो नहीं है ना, कोई उसका सियाको सबाक है, कोई उसका पस मंजर है, कोई बैक एंड फोर्थ हो रही थी जिसके तहत जो है उन्होंने भी आके कुछ कह दिया। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वो क्या कॉन्टेक्स्ट है? तो अगर आप कहते हैं कि जी वो आपके खिलाफ ब्लास्फेमी ना करें, आपकी दिल आजारी ना करें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए बहुत महबूब हैं, किसी को ये नहीं करना चाहिए, फिर वो लॉजिक हम पे भी आती है। कुरान कहता है, मैं कुरान को और हदीसों को कोट नहीं करता, आपके सबको पता है मैं मजहब मेरा दायरा कार नहीं है, लेकिन मैं एक बात करने के लिए कुरान को इन्वोक कर रहा हूं कि कुरान के अंदर बाकायदा आयत है कि मुसलमानों को यह कहा गया है कि जो आपसे इत्तफाक नहीं करते मजहबी तौर पे, उनके माबूद को, उनके खुदाओं को आप कुछ ना कहें, लेस्ट कि वो आपके खुदा को कुछ कहें। ये लिखा हुआ है, जिसने पढ़ना है जाके पढ़ ले। तो ये जो है, सोचें कि जो अगर जो अल्लाह की जात है, अगर उस अल्लाह की जात ने इस चीज को एक कुरान की आयत में की सूरत में
बयान फरमाया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अगर हम नॉर्म को एक्सपेक्ट करते हैं तो वो नॉर्म हम खुद भी इनकलकेट करें। और आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि जो है ये चीज ट्रांसनेशनली ना देखी जाए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि हाँ भाई, अगर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी एक्स जगह पे तो वाई जगह के मुसलमानों को दुख होगा और कुछ करेंगे, ये सब बातें जायज हैं। लेकिन जहां ये जायज है वहां ये भी समझने की जरूरत है कि जो हालात उस मुल्क में हैं, जहां जो अगर किसी जगह के मुसलमानों को कोई मुश्किलात का सामना है, उनके माहौल को भी तो देखा जाए ना। वो अपना घर छोड़ के आपके घर में तो नहीं आके रहेंगे ना, वो नहीं छोड़ सकते। आज हमारा जो है ना वो दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान हशर कर रहे हैं बैठ के औरतों और जो है ना माइनॉरिटीज के साथ, या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अब वो कैरेट एंड स्टिक की गेम कर रही है, या तुम पे गिरेंगी लेकिन हम तुम्हारे कुछ लीडरों को वेवर दे देते हैं ट्रैवल का, ये वो यूएन ने अभी किया। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें सबक मिलता है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके मुसलमान भाई भारत में जो हैं किसी मुश्किलात का सामना है, तो पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये है कि उनकी मुश्किलात में इजाफा ना किया जाए, उनकी कोई ऐसी गैर जिम्मेदार बात ना की जाए कि जो उनके लिए मुश्किल हालात मजीद बना दें। जितने हैं उतने रहने दें। अगर आप ठीक बेहतर नहीं कर सकते, मजीद मत खराब कीजिए। और आप कैसे खराब करोगे? जब आप आग के ऊपर तेल छिड़कोगे, जब आप जो है महाजराई कायम करोगे। भाई उनके लीडर वहां, अभी आपने अवैसी साहब का जिक्र किया, अभी हम लोकली उनके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप इसमें जो है ले आएंगे जो है एक्स मुल्ला को इजिप्ट से और पाकिस्तान से और तुर्की से और सऊदी अरब से, तो फिर तो बहुत हालात खराब हो जाएंगे। संजीदगी की जरूरत है, होश की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली होश नहीं है, लेकिन जज्बात और जोश में आके तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं विद गुड इंटेंशन। वो कहते हैं अंग्रेजी में कि the road to hell is paved with good intentions. So good intentions alone enough नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब। आज हमने बहुत सारे मौज़ूआत पर हस्बे मामूल आपके शो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में बातचीत की। बातचीत आपके साथ होती रहेगी। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे कामरान बुखारी साहब की। आप हमारा टैग टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ 24/7 टैग टीवी को देखने के लिए आप हमारे ऐप्स भी रॉको, अमेज़ॉन फायर, एंड्रॉयड, एप्पल पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं पेपॉल, क्रेडिट कार्ड या पेट्रियन के ज़रिए। आज का स्ट्रेटजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी टैग टीवी पर देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.